कल वाली वीडियो में हमने किया था जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन की थी, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की थी, ठीक है। और आज हम करेंगे स्टार्ट राइटिंग जावास्क्रिप्ट इनटू HTML। मींस जब हमने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। तो जावास्क्रिप्ट में भी कोडिंग करने का सेम ही तरीका है, क्योंकि ये एम्बेडेड लैंग्वेज है, इसको हम HTML के साथ में लिखते हैं। HTML कोड्स के अंदर ही आपके जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू होता है। तो जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग शुरू करने के लिए हमें पहले नोटपैड ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने के लिए भी एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, वो है नोटपैड, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सेव करेंगे अपनी फाइल्स को, और फिर वैसे ही जैसे हम HTML की फ़ाइल रन करते हैं वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स भी ब्राउज़र पे रन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड सर्वर लैंग्वेज है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो जो भी आपकी स्क्रिप्ट रन होगी वो आपके ब्राउज़र पे ही रन होगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने कैसे HTML के टैग्स के अंदर में शुरू करना है। तो जावास्क्रिप्ट इज एम्बेडेड इनटू एन HTML फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। अब HTML फाइल के अंदर जब हमने जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? स्क्रिप्ट टैग। द स्क्रिप्ट टैग अल्टर the browser program to start interpreting all the text between these tags as a script। अब जब हम ये स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो आपका ब्राउज़र प्रोग्राम है, वो आपके जो टेक्स्ट को है वो स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में एज अ स्क्रिप्ट इंटरप्रेट करता है, ठीक है। क्योंकि HTML अलग है और जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग टैग जो है वो अलग है, ठीक है। HTML टैग्स जो हमने लिखे हैं वो HTML टैग्स ही आपके इंटरप्रेट होंगे आपके ब्राउज़र पे, पर जो चीज़ आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी है वो एज अ स्क्रिप्ट आपकी पूरी की पूरी इंटरप्रेट होगी बाय किसके द्वारा? ब्राउज़र द्वारा। तो सिंटेक्स है आपका स्क्रिप्ट लिखने का, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरीके से आपको वो कोडिंग्स के अंदर लिखना है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट कोड आएगा इसके बाद में, और फिर आपकी स्क्रिप्ट क्लोज होके लास्ट में आपका HTML टैग क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है वो पूरी की पूरी आपकी HTML कोड के बीच में ही लिखी जाती है। The script tag marks the beginning of the scripting code and paired script tag marks the end of the scripting code। तो ये जो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग है, ये क्या बताता है कि यहाँ से आपका जावास्क्रिप्ट कोड शुरू हुआ है, और जो ये दूसरा वाला टैग है ये बताता है कि यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट की एंडिंग हो गई है, ठीक है। जैसे कि आपका HTML का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है, वैसे आपका स्क्रिप्ट का भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है, ठीक है। एक ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि स्क्रिप्ट को हमने कैसे डिस्प्ले करना है। मींस हमने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाया और उसको हमने डिस्प्ले करवाना है अपने ब्राउज़र पे। तो ये पहले शुरू होगा HTML से ही, ठीक है, और ये फिर बॉडी टैग शुरू होगा। फिर बॉडी टैग के अंदर आप अपना स्क्रिप्ट टैग शुरू करेंगे। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये आपका डिस्प्लेइंग आपकी डिस्प्लेइंग स्टेटमेंट है, मतलब आपकी आउटपुट स्टेटमेंट होती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब आप लिखते हो तभी आपका जो आपने इन कोड्स के अंदर लिखा है वो आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद हमारा, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, राइटर स्क्रिप्ट टू प्रिंट हेलो डॉट हाउ आर यू। आप ये पूरी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हमने सिंपल सा ये डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट्स के अंदर, कोट्स के अंदर हेलो डॉट हाउ आर यू, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन से ये स्टेटमेंट टर्मिनेट करनी है, फिर स्क्रिप्ट क्लोजिंग करनी है, फिर बॉडी टैग आपका क्लोज हो जाएगा और फिर HTML टैग आपका क्लोज होगा। इसके बाद आप इस प्रोग्राम को सेव करोगे।
तो जब आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे तो ये जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है ये क्या करती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज़ अ जावास्क्रिप्ट कमांड दैट प्रिंट्स दैट इज़ बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो उस सब को प्रिंट करेगी जो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आपने लिखा है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो आपकी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड है इसको आपने हमेशा किस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे तो आपकी ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। तो जब आप इस कोड को रन करोगे अपने ब्राउज़र पे तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये चीज़। ठीक है, ये जो कोडिंग है ये नहीं डिस्प्ले होती है, जो आपका रिज़ल्ट है जो आपने प्रिंट करवाना है सिर्फ वही आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो हेलो डॉट हाउ आर यू ये आपकी आउटपुट है इस प्रोग्राम की, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो भी हमने लिखना है वो ऐसे ही लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो ये बेसिक सी आपकी कुछ जो टर्म्स है ये यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट में और इनका क्या काम है ये हम करेंगे। तो ये जो हम वेरिएबल्स करने जा रहे हैं उसके बाद बहुत सारी ऐसी बेसिक टर्म्स हम करेंगे जो आपकी हर एक लैंग्वेज में यूज़ होती है। ठीक है, HTML हमने किया उसमें हमने कोई वेरिएबल्स कोई भी हमने ऐसी बेसिक टर्म यूज़ नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ क्या है आपकी एक बेसिक सी लैंग्वेज है वेब पेजेस को क्रिएट करने की, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट वीडियोस एंड जिसमें आप सिर्फ कुछ टेक्स्ट या फिर कोई कंटेंट है वही डिस्प्ले करवा सकते हैं आप अपने उस पर स्क्रीन पे, वेब ब्राउज़र पे, या फिर जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है। पर अगर आपने लॉजिकली कोई अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है तो वो आप HTML में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है अगर आपने वो ऐड करना है अपने वेब पेजेस में तो वो आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से कर सकते हो, या फिर और जो आपकी वेब लैंग्वेजेस होती है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब हम प्रोग्रामेटिकली कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उनमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम यहाँ पे एक एक करके करेंगे। तो यही सारी चीज़ें आप एक लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो यही सारी चीज़ें आपकी अदर लैंग्वेजेस में भी होती है। ठीक है, तो अगर आपको एक लैंग्वेज में ये बेसिक से टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर होती है तो ये आपकी बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी आपको आसानी होगी कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने में, सीखने में। तो वेरिएबल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आपने ध्यान से करना है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन वेरी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो चेंज हो सकती है उसको आप वेरिएबल बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंक्लूड्स वेरिएबल विच होल्ड द डेटा वैल्यू एंड इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर होती है और वो वैल्यू किसी भी समय आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाना है जावास्क्रिप्ट में, उस प्रोग्राम में आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x को आपने वैल्यू दे दी 10। अब ये 10 वैल्यू जो है कहीं ना कहीं स्टोर होनी है। ठीक है, तभी आपके प्रोग्राम में काम करेगी। तो आपने इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक नाम, एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है x नाम की। तो हमने ये जो मेमोरी लोकेशन हमने प्रोवाइड करवाई है इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसको हमने बोला है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्यों बोला है, क्योंकि ये वैल्यू हम प्रोग्राम में आगे जाके कहीं भी चेंज कर सकते हैं। मींस अभी हमने इसमें 10 स्टोर किया है, आगे हमारे पास प्रोग्राम है उसमें हमें इसमें 20 स्टोर करना पड़ रहा है तो हम इसमें 20 भी स्टोर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी उस समय पर 20। तो इस एक मेमोरी लोकेशन में हम अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं अलग अलग समय पर, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपने मैं आपको एक मैथ्स का ही यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। आपने बहुत बारी हिसाब किया होगा कि
x की, मान लीजिए x की वैल्यू 10 है, मान लीजिए y की वैल्यू 15 है, तो आपने इसकी कैलकुलेशन करके आपने रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, जहाँ पे आप x ले रहे हैं या फिर जहाँ पे आप y ले रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज़ को आप रिज्यूम करते हैं 10 और 15, क्योंकि आपने वैल्यूज़ क्या असाइन की होती है 10 या 15। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये ऐसे ही काम करेगा आपका। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है वेरिएबल। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो अब जहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल्स किए हैं, तो हर लैंग्वेज में आपके वेरिएबल्स का यही काम होगा। वेरिएबल्स का काम होगा कोई भी वैल्यू को होल्ड करना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूजेस रिजर्व्ड कीवर्ड्स where टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अगर हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, मीन्स हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको पहले हमें डिक्लेयर करना होगा। उसको डिक्लेयर करने के लिए हम एक शब्द का, एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है where कीवर्ड। ठीक है, अ वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। अब हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल का एक अलग सा नाम होना चाहिए। हर एक लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स का उस लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, मीन्स अगर आपने वेरिएबल का नाम इन कीवर्ड से मिलता जुलता रखा, तो आपका वेरिएबल आपकी वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा, वो काम करेगा वही जो पहले से लैंग्वेज में उस रिजर्व कीवर्ड को काम दिया होगा। तो हमेशा आपका जो वेरिएबल का नाम है वो यूनिक नाम होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए आपका वेरिएबल का नाम। You can assign a value to a variable using equal to operator। अब आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू जब असाइन करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू साइन या फिर इक्वल टू ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। ऑपरेटर्स क्या है वो हम आगे डिटेल में करेंगे। When you declare it or before using it। ठीक है, तो सिंटेक्स, लिखने का तरीका, जो जब हमने लैंग्वेज में वेरिएबल्स को लिखना है या फिर डिक्लेयर करना है, तो उसको हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। ठीक है, तो वैर, ये डिक्लेयर करने के लिए वैर कीवर्ड तो हमें लिखना ही होगा, और साथ ही साथ हमें वेरिएबल का नाम देना होगा। तो वेरिएबल का नाम जैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने एक्स दे दिया, वाई दे दिया। ठीक है, फिर या फिर ये तो हमने सिंपल नाम यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, उसके बाद सेमी कॉलम भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो भी कॉमा है, कोट्स है, पैरेंथेसिस है, सेमी कॉलन है, ये हमेशा हमें ध्यान से लगाने होते हैं। क्योंकि अगर हमारे कोई, मान लो हमने एक कॉमा ही छोड़ दिया है लिखते वक्त, तो वो लिखते वक्त हमारे पास वो एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर, मतलब लिखने में गलती वाला एरर। तो हमेशा हमें कोडिंग करते हुए छोटी से छोटी चीज़ लिखने का भी ध्यान रखना होता है। ये आपने बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैर। दूसरे जहाँ पे हम वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, वैर वेरिएबल का नाम। अब हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया ताकि हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सके। ठीक है, तो जैसे कि हम ऐसा कर सकते हैं वैर एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ये क्या है, वैर कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नाम है, ये इक्वल टू साइन है ताकि हम वेरिएबल को वैल्यू प्रदान कर सके, और हमने ये 10 वैल्यू इस एक्स को प्रदान कर ली। ठीक है, तो यहाँ नीचे अब एग्जाम्पल्स दिए हैं। where x equals to 25 वेरिएबल स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इस वेरिएबल में आपकी कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर आपका स्टोर हो रहा है। where y equals to 10, ये फिर से आपका जो वेरिएबल है ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर है आपका where नेम इक्वल्स टू HP बोस, BOSE, इसमें आपकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसमें आपकी कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू। अभी जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, ये क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम डेटा टाइप्स करेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वैल्यू में क्या डिफरेंस है। पर यहाँ पे आप ध्यान से दीजिए,
न्यूमेरिक वैल्यू हम कहाँ बोल रहे हैं, जहाँ पे हमने नंबर यूज़ किया है, और स्ट्रिंग वैल्यू हम कहाँ बोल रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी ध्यान दो कि मैंने जहाँ स्ट्रिंग वैल्यू जहाँ हमने लिखी है तो उसके अरे परे हमने कोट्स लगाए हैं। जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू हमने लिखी है हमने कोई कोट्स नहीं लगाए, हमने सिर्फ सेमी कॉलन लगाया है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोट्स के अंदर लिखी जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू में कोट्स नहीं लगते हैं, राइट। अब हमने कर दिया वैर सम, इसमें जो हमने यहाँ पे कमेंट यूज़ किया है, डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, हमने यहाँ पे सिर्फ सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है। अब इसको कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने क्या परफॉर्म किया, वैर सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू कितनी है 25 और वाई की वैल्यू कितनी है 10। अब इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कहाँ चला जाएगा, सम में। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सम में कौन सी वैल्यू आ गई आपकी 35। तो ये है आपका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और वैल्यू को असाइन करने का तरीका। नेक्स्ट है अब वेरिएबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, मीन्स स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना है जावास्क्रिप्ट में। स्कोप का यहाँ पे क्या मतलब है, स्कोप ऑफ वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वेयर द वेरिएबल मे डायरेक्टली बी एक्सेसिबल। तो प्रोग्राम का वो हिस्सा जहाँ से आपका जो वेरिएबल है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, मींस उसकी वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रोग्राम में के जिस हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं या जिस हिस्से तक हम प्रोग्राम की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कहा जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। The scope of variable is controlled by the location of the variable declaration and defines the part of the program where a particular variable is accessible. तो जो आपका वेरिएबल का स्कोप होता है वो वेरिएबल की लोकेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मींस आपने वेरिएबल को प्रोग्राम के किस हिस्से में डिक्लेयर किया है वहाँ से आप प्रोग्राम के वेरिएबल के स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्कोपिंग रूल्स वेरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, तो जो स्कोपिंग रूल होते हैं वो आपके लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं, मींस आपके वेरिएबल का स्कोप एक लैंग्वेज में कुछ और हो सकता है दूसरे में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास दो टाइप के स्कोप्स होते हैं वेरिएबल के, तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप से क्या मतलब है आपका, variable that exist throughout the script are called global variable, means जितना भी बड़ा आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आप उस वेरिएबल की वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। दीज आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑल द फंक्शन। तो जो भी वेरिएबल्स हम फंक्शंस के जितने भी फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में उसके बाहर जिस भी प्रोग्राम को हम वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल आपका ग्लोबल स्कोप में आता है। देयर वैल्यूज कैन बी चेंज एनी टाइम इन द कोड एंड इवन बाय अदर फंक्शन दैट इज थ्रू आउट द स्क्रिप्ट एंड दस दे हैव ग्लोबल स्कोप। तो ऐसे जो वेरिएबल जिनको हम फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं उनकी वैल्यू को हम कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन के द्वारा इनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है पूरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ऐसे वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है कैसे ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे। ये वैर नम, ये नम नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको वैल्यू असाइन कर दी हमने 15, ठीक है। अब इसके बाद में हमने एक फंक्शन वन नाम का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। फंक्शन भी क्या होता है उसको हम बाद में बताएंगे डिटेल में, पर यहाँ पे मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फंक्शन हमने एक ऐसी वैल्यू होती है या फिर एक ऐसा नाम जो एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है, ठीक है। कोई भी काम अगर हमने परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू
को कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वन नाम का एक फंक्शन बनाया है। इस वन नाम के फंक्शन की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है, अलर्ट नम मीन्स जो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास जो नम की वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, मीन्स नम में जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू को जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है। तो ये हमारा कमेंट है यहाँ पे अलर्ट्स 15, तो नम की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो आपके सामने जो मैसेज डिस्प्ले होगा, अलर्ट होगा वन फंक्शन को कॉल करने के बाद, वो क्या अलर्ट होगा, 15। तो ये आउटसाइड द फंक्शन हमने यूज़ किया है। अब इसी वैल्यू को हम अगर एक और फंक्शन में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्कोप हो गया आपका वेरिएबल का। Next is local scope. Local variables are created within a particular function and they exist only inside that function. Hence they have local scope. तो जो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पर्टिकुलरली किसी फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करते हैं और वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही उसकी वैल्यू आपकी एक्सेसिबल होती है, इसीलिए उन्हें हम लोकल स्कोप कहते हैं। दीज वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड देयर फंक्शन। तो इन वेरिएबल्स को हम उस पर्टिकुलर फंक्शन जिसमें हमने उसको डिक्लेयर किया है उसके बाहर उसकी वैल्यू को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास लोकल वेरिएबल का एग्जांपल है। पहले हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, 3 नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है नाम का और उसकी वैल्यू हमने डाल दी है 15। अब इसका भी क्या काम है, अलर्ट नाम, तो आपके सामने क्या अलर्ट आएगा 15, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 15। अब अगर इस फंक्शन के बाहर हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहे इसकी वैल्यू को, तो वो वैल्यू आपकी यूज़ नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप। तो ये था स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिसमें आपने 2 तरीके के स्कोप्स पढ़े, एक ग्लोबल और दूसरा लोकल। अब हम एक प्रोग्राम के माध्यम से वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको बताएंगे। तो हमने एक जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाना है टू इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन स्क्रिप्ट। तो कैसे इस्तेमाल होगा वेरिएबल का, तो स्टार्टिंग हमारी वैसे ही HTML बॉडी और फिर स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू होगी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया किसका, नेम नाम का, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा इस कीवर्ड से। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, एंटर योर नेम। अब नेम में हमने नेम वैल्यू डालनी है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हमने हेडिंग 1 स्टाइल यूज़ किया, तो आपको जो भी दिखाई देगा वो इस साइज़ में आपको दिखाई देगा, हेडिंग साइज़ में। ठीक है, योर नेम इज़ नेम जो आपने यहाँ पे स्टोर किया होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। अब स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा एंटर योर नेम। ठीक है, आप नेम एंटर करोगे, मान लो आपने XYZ एंटर कर दिया, तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, इस नाम में। अब जो आपका रन करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, योर नेम इज़, जो आपने नाम डिस्प्ले किया होगा XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ वेरिएबल्स आपके काम करेंगे आपकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आपने स्टोर किया वो कहाँ गया, पहले यहाँ गया। समझ आया, ये असाइन कर रहा है वैल्यू, जो भी हम यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ असाइन करेंगे, वो कहाँ स्टोर होगा, इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में जब ये स्टोर होगा तभी हमें वैल्यूज़ हमारी स्क्रीन पे दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई वैल्यू जो हमने दी है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए अगर हमारे पास मेमोरी लोकेशन नहीं है तो हमारी वैल्यू कैसे हमारे सामने आएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आपकी, हमने कोई भी वैल्यू दी, उस वैल्यू को स्टोर करने के, उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए एज अ कंटेनर हमें कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है, ताकि जब हमें वो वैल्यू
डिस्प्ले करवानी है, जब हम उस वैल्यू को फेच करना चाहते हैं तो वो हम वहाँ से उस मेमोरी लोकेशन से उस वैल्यू को फेच कर सकें। ठीक है, तो हमने कैसे फेच कर दी अपनी वैल्यू, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल का यहाँ पे रेफरेंस लिया, और जब रेफरेंस लिया तो जो भी यहाँ पे हमने स्टोर किया था वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हमने क्या स्टोर किया था XYZ, तो हमारे सामने आ जाएगा, ये वाली चीज़ आएगी योर नेम इज़, और फिर वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की थी XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल्स में इसी तरीके से आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब एक और प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसमें आपके सामने वेरिएबल्स का ही कैसे इस्तेमाल किया गया है वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए, वो बताया गया है। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग वेरिएबल्स। हमने दो नंबर्स का हमें जोड़ चाहिए। ठीक है, उन नंबर्स को जोड़ने के लिए या फिर उन नंबर्स को होल्ड करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, वेरिएबल्स का यूज़ किया है। तो लिखने का तरीका हमारा सेम है, HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। अब var x में हमने वैल्यू दे दी 50, var y में हमने वैल्यू दी 50। अब हमें यहाँ पे पहले कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से दो नंबर होने चाहिए, तो हमने अपने हिसाब से दो नंबर ले लिया है 50 और 50, और दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया एक्स एंड वाई। ठीक है, और तीसरा एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है var z हमने क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि उसमें हमारा क्या जाएगा, दो वैल्यूज़ का जोड़ उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे बी टैग हमने यूज़ किया। बी का मतलब जो भी ये चीज़ होगी हमें बोर्ड में दिखाई देगी। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ और वेरिएबल जो हमने यहाँ पे रेफ़र किया है, कौन सा वेरिएबल, ये वाला जहाँ पे हमें जोड़ आएगा। ठीक है, तो अब जब हम इस क्लोज करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, जोड़ 100, क्योंकि x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 50, जमा y की वैल्यू कितनी है 50, तो हमारे पास जो जोड़ है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, z में, और z हमने यहाँ पे रेफ़र किया और हमारे सामने ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिज़ल्ट हमें दिखेगा, सम ऑफ वैल्यूज़ 100। ठीक है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट के साथ में हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो सब हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो सब क्या दिखाई दे रहा है हमें, वो टेक्स्ट सम ऑफ वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह पे वेरिएबल की जगह पे क्या दिखाई देगा, इन दोनों चीज़ों का जोड़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलता है। अब दूसरा प्रोग्राम है, ये तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर किया, अब एक हम टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले टेक्स्ट मैसेज यूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल करके हमने एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो कोई भी टेक्स्ट मैसेज आपका वो हो सकता है, ये सेम रहेगा फर्स्ट 3 लाइंस आपकी। अब var टेक्स्ट नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू दे दी हाई आई एम जावास्क्रिप्ट एंड यू। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी हम चाहते हैं वो बोल्ड में दिखे, तो हमने बी टैग यूज़ किया है और साथ में हमने वेरिएबल को रेफ़र कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल में क्या वैल्यू है, हाई आई एम जावास्क्रिप्ट एंड यू, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमें एज एन आउटपुट दिखाई देगी। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी हम ये सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं, कोड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट्स टैग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे, जो हमने इस स्टेटमेंट के साथ में ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट जो वेरिएबल्स है वो वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, तो हमें वेरिएबल का नाम नहीं दिखेगा, वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो हमारी डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो पूरे लैंग्वेज में। जो भी आप वैल्यूज़ या फिर जिन भी वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए आपको कोई मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो वहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमेंट्स। तो कमेंट्स मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर बताया था, जो हमने ऐसे डबल स्लैश के साथ में आगे को एक्सप्लेनेशन करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए एक्सप्लेनेशन दी थी, दैट इज़ कॉल्ड कमेंट। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं? अ कमेंट इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती हैं, मींस ब्राउज़र इनको इंटरप्रेट नहीं करते हैं और ब्राउज़र इन लैंग्वेज को ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ यूज़र्स के लिए होती है ताकि यूज़र अपने प्रोग्राम को पढ़ सके और आसानी से समझ सके। ठीक है, ये आपकी हर एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है। मींस अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है और उसके साथ में आपने कमेंट लिखा है, तो दैट मीन्स कि वो कमेंट आपकी जो स्टेटमेंट जो आपने लिखी है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आपकी नहीं होती है। कमेंट्स में अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो आप कमेंट्स को कहीं पे भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपने कोई भी पोर्शन या स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है तो आप वहाँ पे कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हैज़ टू काइंड्स ऑफ कमेंट्स। तो दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट इट स्टार्ट विद द डबल स्लैश सिंबल। जो आपके डबल स्लैश सिंबल के साथ में शुरू होते हैं कमेंट, वो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। मतलब कि वो सिर्फ एक ही लाइन, एक स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जिस लाइन के साथ में आपने लिख दिया डबल स्लैश करके कमेंट, तो दैट मीन्स कि वो उसी स्टेटमेंट को आपका एक्सप्लेन कर रहा होता है। एंड टर्मिनेट्स एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। ठीक है, और जब आपकी लाइन ख़त्म होती है उसी लाइन के साथ में वो आपका जो सिंगल लाइन कमेंट है वो भी टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है। मतलब वहीं तक आपका वो कमेंट काम करता है, उसके नेक्स्ट लाइन के को वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। अगर आपने मान लो आप यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है आपने, और इसके साथ में आपने कमेंट लिख लिया है और साथ में लिख रहा है कि ये दो नंबर्स का के जोड़ को कैलकुलेट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ इस स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जैसे कि नाम से ही पता है, एक से ज़्यादा जो लाइंस में आपका जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टी लाइन कमेंट। द मल्टी लाइन कमेंट बिगिंस विद स्लैश स्टार एंड एंड्स विद स्टार स्लैश साइन। The multi-line comment can be written as स्टार स्लैश, पहले स्लैश लगाएंगे फिर स्टार, कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। फिर जब आपने मल्टी लाइन कमेंट को टर्मिनेट करना है तो पहले स्टार साइन और फिर स्लैश साइन। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हैं। तो ये था आपका कमेंट्स, जो आपको होप कि समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को रीड करने में मदद करता है और समझने में मदद करता है। ठीक है, मीन्स आपने अपने प्रोग्राम को इस तरीके से क्रिएट किया है कि आपका प्रोग्राम अगर कोई नॉन प्रोग्रामेबल या फिर जिस व्यक्ति को कोडिंग की कोई जानकारी नहीं है, अगर वो भी आपके प्रोग्राम को देखे तो आपके कमेंट्स को पढ़ के वो आपके प्रोग्राम को समझ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो अपने कोडिंग में। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।